मानकपुर गांव की राजकुमारी बहुत ही घमंडी थी, क्योंकि वो दिखने में बहुत खूबसूरत थी और उसके बाल बहुत लंबे थे। राजकुमारी के महल में बहुत सारी लड़कियां थी, लेकिन किसी के भी बाल राजकुमारी जितने लंबे घने काले नहीं थे। एक दिन राजकुमारी अपने कक्ष में बैठकर खुद को संवार रही थी। तभी रानी आती है और बोलती है, तुम इस गांव की राजकुमारी हो और हमेशा खुद को संवारने में लगी रहती हो। तुम्हें तीर चलाना, तलवार चलाना सीखना चाहिए। क्यों माँ, ये सब सीखने की क्या जरूरत है? मेरी शादी एक सुंदर शक्तिशाली राजकुमार से होगी। राजकुमारी में ये सब गुण होने चाहिए। मैंने भी शादी से पहले अपने पिता के घर में तलवार चलाना और तीर चलाना सीखा था। यहाँ तक कि मैं अपने भाइयों के साथ शिकार पर भी जाती थी। आप ये सब इसलिए करती थी क्योंकि आप मेरी तरह खूबसूरत नहीं थी। मैं खूबसूरत हूँ, इसलिए अपनी सुंदरता की देखभाल करना पसंद करती हूँ। अगर मैंने खुद की देखभाल नहीं की तो कहीं सांवली ना हो जाऊँ। तुमने तो ठान ली है कि कभी मेरी बात नहीं मानोगी। वैसे मैंने तुम्हारे लिए एक मन्नत मांगी थी, इसलिए तुम मंदिर जाकर पूजा कर लो और गरीबों में सोने के सिक्के बांट देना, फिर ये मन्नत पूरी हो जाएगी। ठीक है। थोड़ी देर बाद राजकुमारी अपनी कुछ दासियों के साथ मंदिर जाने लगती है, लेकिन तभी रास्ते में उसके पैर में रूखे सूखे बाल फंस जाते हैं। वो गुस्से में बोलती है, ये रूखे सूखे बाल किसके हैं? मैं अभी इसमें फंसकर गिर सकती थी। राजकुमारी, वहाँ देखो, पेड़ के नीचे एक साध्वी बैठी है। कहीं रूखे सूखे बाल उसके तो नहीं? राजकुमारी साध्वी के पास जाती है और बोलती है, ये अपने बाल थोड़े संभाल के रखो। अगर मैं अभी इनमें फंसकर गिर जाती तब बताती तुम्हें। क्या यही संस्कार दिए हैं तुम्हें तुम्हारे माता पिता ने? क्या किसी साध्वी से इस तरह बात करनी चाहिए? ना जाने तुम्हें किस बात का अहंकार है। मुझे अपनी सुंदरता और लंबे बालों का अहंकार है। मेरे बाल तुम्हारे बालों की तरह रूखे कांटेदार नहीं हैं। मेरे बालों को देखो, कितने घने और मुलायम हैं। ये जटाएं मेरी वर्षों से की गई तपस्या का फल है और तूने इसका मजाक बनाया। मैं तुझे श्राप देती हूँ। जिन बालों से तू इतना प्यार करती है वो तेरे से छिन जाएंगे और तू गंजी हो जाएगी। अगले ही पल राजकुमारी गंजी हो जाती है। उसी वक्त साध्वी वहाँ से गायब हो जाती है। अपनी ऐसी हालत देखकर राजकुमारी को बहुत गुस्सा आता है। राजकुमारी अपनी माँ की मन्नत पूरी नहीं करती है और अपने महल चली जाती है। उसके बाद वो अपने कक्ष में जाकर सोचती है, साध्वी बुढ़िया ने ये सही नहीं किया। मुझे कुछ ना कुछ करके ये सब सही करना ही होगा। मैं एक बहुत ही सिद्ध जादूगरनी को जानती हूँ। मुझे उसके पास अभी के अभी जाना चाहिए। राजकुमारी सबसे चुपके जादूगरनी की गुफा में जाती है। जादूगरनी, एक साध्वी बुढ़िया ने मुझे श्राप दिया है, जिसकी वजह से मैं गंजी हो गई हूँ। आप ये श्राप खत्म करने का कोई उपाय बताइए। राजकुमारी, मैं आपका गंजापन दूर नहीं कर सकती हूँ, लेकिन आपकी मदद कर सकती हूँ। आप हफ्ते में एक बार आधी रात को उस घर में जाना जहाँ लड़कियाँ बाल खोल कर सोए। आपको मैं एक ऐसा मंत्र बताऊंगी जिसके बाद आप जैसी ही सोती हुई लड़की के पास जाओगी वो गंजी हो जाएगी और उसके बाल आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तुम इस बात का ध्यान रखना कि कोई भी तुम्हारे गंजेपन को ना देख सके। अगर किसी ने भी तुम्हारा गंजापन देख लिया तो तुम उसी वक्त भस्म हो जाओगी। ठीक है, मैं इस बात का अच्छे से ध्यान रखूंगी। आप मुझे मंत्र बता दो। उसके बाद जादूगरनी राजकुमारी को मंत्र बता देती है। उसके बाद राजकुमारी चुपके से अपने महल में वापस चली जाती है। राजकुमारी किसी को भी अपने गंजेपन के बारे में पता नहीं लगने देती है और सबसे छुप छुप के रहने लगती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और अचानक रानी की तबीयत खराब होती है और उसकी मौत हो जाती है। राजकुमारी अपनी माँ की मौत के बाद भी सबके सामने नहीं जाती है और न ही अपनी माँ को आखिरी बार देखती है। इस तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन आधी रात को राजकुमारी कई घरों में ताक झांक करना शुरू कर देती है। तभी उसे एक घर मिलता है जिसमें एक लड़की खुले बाल करके सोई हुई थी। इतना ढूंढने के बाद मुझे एक घर मिल ही गया जहाँ खुले बालों वाली लड़की सो रही है। अब मैं इसके बाल अपने साथ लेकर जाऊंगी। राजकुमारी उस लड़की के घर के अंदर जाती है और जादूगरनी का बताया हुआ मंत्र पढ़ती है। अगले ही पल वो लड़की गंजी हो जाती है और उसके बाल राजकुमारी के पास आ जाते हैं। राजकुमारी बहुत खुश होती है और अपने महल वापस चली जाती है। अगली सुबह जैसे ही वो लड़की उठती है
अपना गंजापन देखकर रोने लगती है। 1 महीने बीत जाते हैं और राजकुमारी ने गांव की कई सारी लड़कियों को गंजा कर दिया था। उसी गांव की एक गरीब औरत की बेटी के साथ भी राजकुमारी ने ये किया था। उसकी बेटी बहुत रो रही थी। वो औरत उसे समझाते हुए बोलती है, मेरी बच्ची तो पूरी गंजी हो गई। पता नहीं इस गांव को किसकी नजर लग गई है। सारी लंबे बाल वाली लड़कियां गंजी हो रही है। तू चुप हो जा मेरी बच्ची, रो मत। मैं अभी मुखिया रमेश लाल के घर जाकर ये सारी बात बताती हूँ। आखिर उन्हें भी तो पता चले गांव में क्या चल रहा है। वो औरत अपने साथ कई सारी औरतों को लेकर मुखिया के घर जाती है। मुखिया जी, हमारे गांव की सभी लंबे बाल वाली लड़कियों के बाल अपने आप गायब हो रहे हैं। कल रात को मेरी बेटी ठीक ठाक सोई थी और सुबह हमने देखा कि उसके सर पर एक भी बाल नहीं है। बहुत लंबे बाल थे मेरी गुड़िया के। बेचारी का रो रो कर बुरा हाल है। उसे इस हाल में देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मैं राजा से कह के सैनिकों को गांव की सीमा पर तैनात करवा देता हूँ। उसके बाद जो भी ऐसा करता है वो पकड़ा जाएगा। उस दिन रात से सैनिक गांव की सीमा और सभी के घर के बाहर तैनात थे। मुझे रोकने के लिए इतने सारे सैनिकों को पहरे पर लगा दिया है। मुझे कोई नहीं रोक सकता है। मैं आज तो किसी के बाल लेकर नहीं जाऊंगी, लेकिन कल जरूर कुछ ना कुछ करूंगी। उसके बाद राजकुमारी अपने महल वापस चली जाती है। राजकुमारी अपने कक्ष में यही सब सोच रही थी। तभी उसे उसकी मरी हुई माँ की आवाज आती है। राजकुमारी, मैं अच्छे से जानती हूँ ये सब तुम ही कर रही हो। माँ, ये तो आपकी आवाज है। हाँ, मैं तुम्हारी माँ ही हूँ। बेटी, साध्वी से माफी मांग लो और ये सब करना छोड़ दो। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता है। अगर तुमने माफी मांग लिया तो वो अपना श्राप वापस ले लेंगी। माँ, मैं आपकी बात कभी नहीं मानती हूँ और अभी भी नहीं मानूंगी। तुम मर चुकी हो, पता नहीं तुम्हारी आत्मा मेरा पीछा कब छोड़ेगी। मैं तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए आई हूँ। माँ होना तो सही राह दिखाना मेरा फर्ज है। आने वाले समय में तुम्हारे पिताजी अपना सारा राजपाट तुम्हें दे देंगे और तुम यहाँ की रानी बन जाओगी। लेकिन रानी कभी ऐसी घमंडी और जिद्दी नहीं होती है। मेरी बात मानो और माफी मांग लो। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस बुढ़िया से माफी नहीं मांगूंगी। मैं राजकुमारी हूँ, ना कि सेविका। इतनी जल्दी मत भूलो, इसी घमंड की वजह से उस दिन तुम्हें श्राप मिला था। राजकुमारी इसका कोई जवाब नहीं देती है और चुपचाप सो जाती है। अगली सुबह राजकुमारी उठती है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी कड़ी तैनाती में वो लड़कियों के बाल कैसे लेगी। तभी उसे एक तरकीब सोचता है। इस गांव में कड़ी तैनाती कर दी है ना, अब मैं पास वाले गांव की लड़कियों के बाल लूंगी। राजकुमारी अब पास वाले गांव में जाने की सोचने लगती है, लेकिन उस गांव की औरतों और लड़कियों को पहले से ही इस बारे में पता था, इसलिए वहां की लड़कियां बाल खोलकर नहीं सो रही थी। यहाँ तो किसी ने भी अपने बालों को खुला नहीं छोड़ रखा है। अब मैं क्या करूँ? मुझे सुबह होने से पहले अपने गांव भी वापस जाना है, लेकिन मुझे किसी के बाल नहीं मिले तो मैं फिर से गंजी हो जाऊंगी। कोई तो होगी जिसने अपने बाल खुले छोड़ रखे होंगे। उस गांव की नैना नाम की एक लड़की जो बहुत समझदार थी, उसने राजकुमारी को गांव में आते हुए देख लिया था। वो एक पेड़ के नीचे अपने बाल खोलकर सोने का नाटक करने लगी। राजकुमारी की नजर उस पर जाती है। इस लड़की के बाल खुले हैं। चलो अच्छा हुआ, जाते जाते मुझे खुले बालों वाली लड़की मिल गई। उसी वक्त नैना उठकर खड़ी हो जाती है और बोलती है, राजकुमारी, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल चुका है। लेकिन कैसे? इस गांव में सबको पता है कि पास वाले गांव में क्या हो रहा है। आधी रात को मैंने तुम्हें हमारे गांव में आते हुए देख लिया और मैं समझ गई कि तुम वही हो जो सबके बाल लेकर जा रही हो। घमंडी राजकुमारी, अब तुम्हारे सर पर बाल कभी नहीं आएंगे। तुमने बहुत निर्दोष लड़कियों और औरतों के बाल चुराए हैं। ये सब करके तुमने अपने सिर पर और ज्यादा पाप ले लिया है। नैना आवाज लगाकर गांव वालों को इकट्ठा कर लेती है और उसी वक्त राजकुमारी साध्वी के श्राप के अनुसार भस्म हो जाती है। राजकुमारी के भस्म होते ही उन सभी लड़कियों के बाल वापस आ जाते हैं जिनके बाल राजकुमारी ने चुराए थे। इस तरह हमेशा के लिए सब कुछ ठीक हो जाता है और गांव वाले फिर से पहले की तरह रहने लगते हैं। जादुई लिपस्टिक का झरना। दूर किसी गांव में साधना नाम की अनाथ लड़की रहती थी। साधना के माता पिता की कुछ साल पहले एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के बाद वो बिल्कुल अकेली हो गई। किसी भी रिश्तेदार ने उसे सहारा नहीं दिया।
इसलिए बेचारी साधना अपना पेट भरने के लिए फुटपाथ के किनारे बैठकर लिपस्टिक बेचा करती थी। जिस दिन उसकी 2-3 लिपस्टिक बिक जाया करती, उस दिन वो एक टाइम का खाना खा पाती थी। अगर उसकी लिपस्टिक एक भी नहीं बिकती तो उसे भूखा ही सोना पड़ता था। इस तरह कठिनाइयों से भरी जिंदगी साधना जी रही थी। ऐसे ही एक दिन हमेशा की तरह साधना फुटपाथ किनारे बैठकर लिपस्टिक बेच रही थी। मेम साहब देखिए कितनी सुंदर सुंदर लिपस्टिक है। अगर आप इसे बड़ी दुकान से खरीदने जाएंगी ये आपको 100 रुपए की मिलेगी, लेकिन मैं आपको सिर्फ 50 रुपए में दे रही हूँ। प्लीज एक लिपस्टिक खरीद लीजिए। मैंने कल से कुछ नहीं खाया क्योंकि मेरी कल से एक भी लिपस्टिक नहीं बिकी। सुन लड़की, मैं तुझे फुटपाथ से लिपस्टिक खरीदने वाली नजर आ रही हूँ। मैं ब्रांडेड लिपस्टिक खरीदती हूँ, तुम जैसे सड़क छाप लड़की से नहीं। लोकल लिपस्टिक नहीं खरीदती। अगर तूने 2 दिन से कुछ नहीं खाया तो मैं क्या करूँ? इस तरह साधना को दुत्कार कर वो औरत वहाँ से चली गई। साधना को बहुत तेज भूख लग रही थी, इसलिए वो बहुत देर तक तेज धूप में लिपस्टिक बेचने बैठी रही, लेकिन कोई भी उसके पास लिपस्टिक खरीदने नहीं आता। ये देख साधना बहुत उदास हो गई। तभी साधना की नजर सड़क किनारे रखी एक सूखी रोटी पर पड़ी। उस रोटी को देखकर साधना सोचती है, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, क्यों ना मैं इस सूखी रोटी को खा लूं। मुझे नहीं लगता कि आज भी मेरी एक भी लिपस्टिक बिक पाएगी। मुझे रोटी खा लेनी चाहिए, कम से कम मेरा पेट तो भर जाएगा। ऐसा सोचकर साधना सड़क किनारे पड़ी रोटी को उठाने जा ही रही थी कि तभी एक औरत अपनी बेटी के साथ उसके पास आई और बोली, सुनो लड़की, ये लाल रंग की लिपस्टिक कितने की है? मेरी बेटी लाल रंग की लिपस्टिक खरीदने की जिद कर रही है। मैंने बेटी को कहा कि मैं उसे ब्रांडेड लिपस्टिक दिला देती हूँ, लेकिन ये कह रही है इसे यही लिपस्टिक खरीदनी है। बोलो कितने की है? उस औरत की बात सुनकर साधना खुश होते हुए बोली, मेम साहब ये ज्यादा महंगे नहीं है, सिर्फ 50 रुपए की ही है। क्या 50 रुपए की एक? बहुत महंगी है। 20 रुपए की 2 देनी है तो बोलो, वरना रहने दो। चलो बेटी यहाँ से, ये बहुत महंगी दे रही है। तभी साधना सोचती है, चलो कोई नहीं, 20 रुपए में 2 लिपस्टिक दे देती हूँ, कम से कम कुछ खा तो पाऊंगी, नहीं तो मुझे सड़क किनारे पड़ी हुई सूखी रोटी खानी पड़ेगी। ऐसा सोचकर साधना 20 की 2 लिपस्टिक दे देती है और जो उसे पैसे मिले उन पैसों से खाना लेकर वो घर जा ही रही थी कि तभी साधना को रास्ते में एक रोता हुआ बच्चा मिला। कौन हो तुम और तुम इस तरह क्यों रो रहे हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? पता नहीं दीदी, मेरे माता पिता कहाँ हैं? मैं 2 दिन से ऐसे ही भटक रहा हूँ। मैं अपनी चाची के साथ रहता था, लेकिन उन्होंने मुझे अपने घर से निकाल दिया। मैं कहाँ जाऊँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने अपने माता पिता को कभी नहीं देखा। साधना उस बच्चे की बात को सुनकर समझ जाती है कि वो भी उसी की तरह अनाथ है। कोई बात नहीं, आज से तुम मेरे साथ रहना। आज से तुम मेरे छोटे भाई हो। तुमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है ना? चलो मेरे साथ मेरे घर पर, मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। ऐसा कहकर साधना उस बच्चे को अपने साथ घर ले आई और जो खाना साधना ने अपने लिए खरीदा था उसमें से जरा सा खुद खाती है और बाकी खाना उस बच्चे को खिला देती है। खाना खिलाने के बाद साधना उस बच्चे से पूछी, आज से तुम मेरे भाई हो, लेकिन तुमने अभी तक मुझे अपना नाम नहीं बताया। तुम्हारा नाम क्या है? दीदी मेरा नाम चिंटू है। दीदी आप बहुत अच्छी हैं। आपने मुझे पेट भर खाना खिलाया। चाची के घर में तो सिर्फ एक बार ही खाना खाने को मिलता था। वो मुझसे सारा दिन भर नौकरों की तरह काम करवाती थी। एक दिन मैंने उनका काम नहीं किया तो गुस्से में आकर मुझे घर से निकाल दिया। दीदी वो मुझे बहुत मारती भी थी। ऐसा कहकर चिंटू रोने लगा। तब साधना उसे चुप कराते हुए बोली, नहीं मेरे प्यारे भाई, अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं। तुम्हारी बड़ी दीदी है ना, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी। अगले दिन से साधना सुबह जल्दी उठकर लिपस्टिक बेचने निकल पड़ी। अब पहले की तरह साधना फुटपाथ पर नहीं बल्कि गली गली जाकर लिपस्टिक बेचने लगी। लिपस्टिक ले लो, मेरे पास हर कलर की लिपस्टिक है। इतनी सस्ती लिपस्टिक आपको कहीं नहीं मिलेगी। 20 रुपए की एक है। एक बार अपने होठों पर लगाकर देखिए, आप बहुत ही सुंदर दिखने लगेंगी।
इस तरह आवाज लगाते हुए साधना गली गली जाकर लिपस्टिक बेच रही थी। शाम होने तक साधना की कुछ लिपस्टिक बिक गई। मिले हुए पैसों से खाने का सामान लेकर घर जाती है। इसी तरह साधना अपना और अपने छोटे भाई का लिपस्टिक बेचकर पालन पोषण कर रही थी। समय बीत रहा था। एक दिन साधना की सारी लिपस्टिक खत्म हो गई। साधना ये सोचकर चिंता में पड़ गई कि अब घर का गुजारा कैसे चलेगा। वो कमरे में उदास बैठी हुई थी। तभी चिंटू उसके पास आया और बोला, दीदी क्या हुआ? आज आप लिपस्टिक बेचने नहीं जा रही हैं? आप इतनी उदास क्यों बैठी हुई हैं? क्या बात है, मुझे बताओ। तुम्हें क्या बताऊं मेरे प्यारे भाई, मेरी सारी लिपस्टिक खत्म हो गई है। अब मेरे पास और पैसे नहीं हैं कि मैं ढेर सारी लिपस्टिक खरीद कर उन्हें बेच सकूं। अब हम दोनों क्या खाएंगे? लिपस्टिक बेचकर ही तो हमारा गुजारा चल रहा था। लगता है अब भीख मांगकर गुजारा करना पड़ेगा। नहीं दीदी, हम भीख नहीं मांगेंगे, आप लिपस्टिक ही बेचना। मगर कैसे? मेरे पास तो एक भी रुपया नहीं है लिपस्टिक खरीदने के लिए। दीदी आपको पता है, जब आप लिपस्टिक बेचने जाती थी तब मैं खेलने जंगल में जाता था। दीदी आपको पता है, जब आप लिपस्टिक बेचने जाती थी तब मैं खेलने जंगल में जाता था। तब मैंने वहाँ एक झरना देखा। झरने से बहुत सुंदर सुंदर लिपस्टिक बह रही थी। ये देखकर मैं दंग रह गया। हमें चलकर वहाँ देखना चाहिए दीदी। क्या सच में तुमने वहाँ लिपस्टिक का झरना देखा? चिंटू, तुम मुझे उस झरने के पास ले चलो। चिंटू साधना को लेकर उस झरने के पास गया। साधना ने झरने की ओर देखा। झरने से बहुत सुंदर सुंदर लिपस्टिक बह रही थी, जिन्हें देखकर साधना भी दंग रह गई। अरे वाह, सुंदर सुंदर रंग के इतनी सारी लिपस्टिक, ये तो झरने से गिरकर नदी में जा रही है। ऐसा नजारा मैंने पहले कभी नहीं देखा। साधना ऐसा कह रही थी कि तभी झरने से आवाज आई, मैं जादुई लिपस्टिक का झरना हूँ और मैं ये सारी लिपस्टिक उसे ही देता हूँ जो नेक दिल और ईमानदार होने के साथ साथ दूसरों की मदद भी करते हैं। तुम मुझे अपनी कोई एक अच्छाई बताओ जिससे किसी का भला हुआ हो, तभी मैं अपनी जादुई लिपस्टिक के झरने से तुम्हें बहुत सारी लिपस्टिक लेने दूंगा, वरना तुम्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ेगा। जादुई लिपस्टिक के झरने की बात सुन चिंटू रोने लगा। फिर रोता हुआ जादुई लिपस्टिक के झरने से बोला, जादुई झरना, आपको पता है मेरी दीदी कितनी अच्छी है। मैं उन्हें रास्ते में भूखा प्यासा मिला था। इन्होंने मेरी देखभाल अपने सगे भाई जैसी की है। साधना दीदी थोड़ा बहुत खाकर मुझे भरपेट खाना खिलाती है। मेरी दीदी बहुत अच्छी है। क्या आप इनकी ये अच्छाई जानकर इन्हें जादुई लिपस्टिक के झरने से ढेर सारी लिपस्टिक दोगे? चिंटू की बात सुनकर जादुई लिपस्टिक के झरने को उसकी बात पर विश्वास हो गया। साधना, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। तुमने एक अनाथ बच्चे की मदद की, इसलिए मैं तुम्हें अपनी जादुई झरने से ढेर सारी लिपस्टिक देता हूँ। उससे तुम्हारी सभी दुख परेशानी दूर हो जाएगी। जादुई लिपस्टिक के झरने की बात सुन साधना खुश होकर जादुई झरने का धन्यवाद कर ढेर सारी लिपस्टिक लेकर घर लौट आई। सभी लिपस्टिक बहुत ही सुंदर थी, इसलिए उसकी सभी लिपस्टिक तुरंत ही बिक गई। कुछ दिनों बाद लिपस्टिक बेचकर उसके पास ढेर सारे पैसे इकट्ठे हो गए। फिर उसने अपनी एक कॉस्मेटिक की दुकान खोली और सबसे ज्यादा साधना की दुकान की लिपस्टिक ही सब जगह फेमस थी। साधना की कॉस्मेटिक के शॉप के सामने एक बहुत बड़ी कॉस्मेटिक की शॉप थी। उस दुकान की मालकिन सपना नाम की एक औरत थी। सपना के पास बहुत कस्टमर आया करते थे। जब से इस भिखारी ने मेरे शॉप के सामने अपनी दुकान खोली है, तब से मेरी दुकान पर ग्राहक आने कम हो गए हैं। पता नहीं इसके पास इतनी सुंदर और अलग अलग शेड्स की लिपस्टिक कहाँ से आती है। कुछ तो करना होगा। अगर मैं उसकी दुकान को जला दूं तो कैसा रहेगा? ऐसा सोचकर सपना साधना की दुकान जलाने के इरादे से जैसे ही वहां पहुंची, तब उस दुकान में से विशाल आकार की ढेर सारी लिपस्टिक बाहर आई। तुम उस बेचारी साधना की दुकान को जलाकर उसे सड़क पर लाना चाहती हो, लेकिन जब तक हम साधना के साथ हैं तब तक कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो फौरन लौट जाओ,
वरना तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। जादुई लिपस्टिक की बात सुनकर सपना घबरा गई और वहाँ से भाग खड़ी हुई। वहीं साधना जादुई झरने की लिपस्टिक बेच कर कुछ दिनों में बहुत अमीर बन गई। अब साधना और चिंटू जादुई झरने की मदद से हंसी खुशी खुशहाल जीवन जीने लगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल पोला टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो मिलते हैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।